सुप्रभात, नमस्कार, वंदन बच्चों। आज क्लास ट्वेल्थ का क्लास ट्वेल्थ का हम लोग जो है इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का दो पार्ट होता है बच्चों। एक तो होता है माइक्रो, ठीक है, और एक होता है मैक्रो, ठीक है। तो हम लोग तो इसके इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं कि इकोनॉमिक्स को जो है रैगनर फ्रीश ने दो पार्ट में करके जो है अध्ययन सरल और आसान बनाने के लिए किया है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र रिलेटेड है। कौन? तो नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय हम लोग जो पढ़ेंगे वो जो है राष्ट्रीय आय पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय आय अथवा उत्पाद का एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के जोड़ के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब समझिए कि राष्ट्रीय आय को एक लेखा वर्ष में, यहाँ बोला जा रहा है कि एक लेखा वर्ष में, अर्थात एक लेखा वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च अर्थात 12 महीना, ठीक है ना। 12 माह के अंदर जो है जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा उसका मौद्रिक मूल्य यानी कह सकते हैं मॉनेटरी वैल्यू के कुल जोड़, साथ ही साथ जो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको इंग्लिश में NFIA कहा जाता है ना, नेट फैक्टर इनकम ऑफ एब्रॉड, यानी विदेशों से शुद्ध साधन आय जो प्राप्त होता है उसको जब जोड़ा जाता है तो राष्ट्रीय आय कहलाता है। चलिए बच्चों, एक एक शब्द आपको मैं समझाने वाला हूँ। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे अपना देश को जो बोल रहे हैं ये घरेलू सीमा बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? जो अपना देश भारत है इसको क्या बोलेंगे? घरेलू सीमा बोलेंगे, या फिर आप इसको हाउस होल्ड के नाम से भी जान सकते हैं, गृहस्थ क्षेत्र के नाम से जान सकते हैं, गृहस्थ, ठीक है। गृहस्थ क्षेत्र भी इसको जो है कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी एक वित्तीय वर्ष के अंदर अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य के जोड़ को, साथ ही साथ जो विदेश से आया हुआ रहता है, विदेश से जो पैसा जो है हमारा जो है आया रहता है, नेट फैक्टर इनकम ऑफ एब्रोड, यानी विदेशों से शुद्ध साधन है, यानी जो भारत के निवासी विदेश में काम करने गया है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंतर को जब जोड़ा जाता है तो उसको जो है राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। और जब अपने देश के अंदर उत्पादित किया जाता है उसको घरेलू कहा जाता है, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। चलिए आगे एक एक करके हम लोग समझेंगे। यहाँ पर परिभाषा तो हम लोग देख लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि लेखा वर्ष किसको कहा जाता है बच्चों, या इसको वित्तीय वर्ष भी कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा जी, विद्यार्थी का इकोनॉमिक्स है उसको ये सारी चीजें याद रखना है कि लेखा वर्ष कितना से कितना होता है, या वित्तीय वर्ष कितना से कितना होता है, फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ सवाल आता है कि देखिए बच्चों, यहाँ अगर आपको घरेलू सीमा अगर समझ में आ जाए, आपको NFIA के बारे में समझ में आ जाए, अगर आपको लेखा वर्ष के बारे में समझ में आ जाए, तो आपको नेशनल इनकम को समझने से कोई नहीं रोक सकता है। नेशनल इनकम को समझने के लिए सबसे पहले आपको लेखा वर्ष समझ में आना होगा, ठीक है, समझना होगा। लेखा वर्ष क्या होता है? तो एक साल यानी 12 महीना, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच 12 महीना आता है। तो इसके अंदर जितने भी अंतिम वस्तु यानी फाइनल गुड्स है ना, और सर्विस के मॉनेटरी वैल्यू को जब जोड़ा जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और जब विदेश से भी हमारे भारत के निवासी जो हैं, सिटीजन जो हैं, दुनिया के तमाम देश में जाकर के काम कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो मेरा वो क्या है, फैक्टर है, साधन है, उस साधन के जो है बदले जो है हमको इनकम जो प्राप्त होता है उसी को हम बोल रहे हैं नेट फैक्टर इनकम ऑफ एब्रॉड, मानी विदेश, ठीक है। आई फॉर इनकम यानी आय, फैक्टर मतलब साधन, नेट मतलब शुद्ध, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जब जोड़ा जाता है तो ये क्या बन जाता है? GNP बन जाता है, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि नेशनल इनकम को कौन एकत्रित करता है, डेटा को कौन एकत्रित करता है, ठीक है ना, और कौन कौन सी संस्थाएं जो है NI के लिए काम कर रहा है, नेशनल इनकम के लिए काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपको NSSO के बारे में जानना होगा। इसको बोलते हैं
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है बच्चों 1950 में किया गया था, और इसका काम है डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है, आंकड़े को एकत्रित करना, ये संस्था का काम है। अच्छा, सीएसओ जो है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है 2 मई कब, तो 2 मई 1951 को जो है इसकी स्थापना किया गया था। जो भी एनएसएसओ जो है डेटा को एकत्रित करेगा, आंकड़े को एकत्रित करेगा, उसको ये क्या करता है, निरीक्षण करके जो है प्रकाशित करता है। क्या करता है, प्रकाशित करता था। अब जो है मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तो ये दोनों संस्थाओं को मर्ज कर दिए, और नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस कहिए या ऑर्गेनाइजेशन कहिए 23 मई 2019 को जो है मर्ज कर देता है, यानी विलय कर देता है दोनों संस्थाओं को, और एक नई संस्था बना करके लेकर आते हैं नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या करते हैं, सारा डेटा का एकत्रित करना, या फिर कहिए ऑब्जर्वेशन करना, है ना, या सेंसस करने का काम जो है एनएसएसओ करता है, ठीक है। यानी ये क्या करता है, ये आंकड़े कौन कौन एकत्रित, तो जहन कहने का मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादक के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। और ये तीनों क्षेत्र के साथ साथ जो है प्राइवेटेशन हो या फिर गवर्नमेंट हो, जितने भी सेक्टर हैं वो उससे उसका जो है नेशनल इनकम में क्या योगदान है, यानी एनआई में जो है क्या योगदान, ये सारे डेटा जो है एनएसओ जो है क्या करता है, एनएसओ जो है यानी नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है डेटा एकत्रित करता है, ठीक है ना। और ये प्रकाशित करता है, सरकार तक जो है सूचना देता है कि आपका जो है नेशनल इनकम जो है जैसे मान लिया जाए कि 5,000 करोड़ करोड़ है या 20,000 करोड़ है ना, या लाख करोड़ है, तो ये सारी चीजें जो है डेटा कौन बताता है, नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है 1867-68 ईस्वी में प्रयास किया गया था। यानी ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जहां बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने लायक होगा मैं खुद आपको इंडिकेट करूंगा, आपको नोटिस करवाऊंगा कि ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो सर्वप्रथम जहां तक बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करने की जो कोशिश की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 के दौरान किया गया था। साथ ही आपको ये बता दें कि उन्होंने जो है कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होने का अनुमान लगाया था, यानी कि 1 साल के दौरान जो है एक व्यक्ति कितना रुपया कमाता है, तो 20 रुपया कमाता है। और उन्होंने किताब लिखा बच्चों, यानी राष्ट्रीय आय से रिलेटेड जो है किताब लिखा था उन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में जो है भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में लिखे थे। इनका पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि आंकड़े एकत्रित करने से संबंधित संस्थाएं जो हैं ये देखें, लेकिन जो है भारत जो है जब एनआई पता चल जाता है तो उन्होंने क्या करता है, योजना बनाता है कि मान लिया जाए कि देश के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है प्राथमिकता है, यानी बहुत जरूरी है, तो ये प्लानिंग कमीशन का काम है। प्लानिंग कमीशन क्या करता है कि वह जो है भारत के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसके लिए बजट तैयार करता है। कौन, प्लानिंग कमीशन। इसकी स्थापना बच्चों 15 मार्च 1950 में हुआ था। अच्छा, एक संस्था और है इससे जुड़ी हुई जिसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। इसकी स्थापना बच्चों 6 अगस्त 1952 में किया गया था। और इसका जो रोल है, जो भी प्लानिंग कमीशन नियोजन बनाता है, योजना बनाता है, ठीक है, उसका ये क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, निरीक्षण करता है कि ये वाकई में जो है प्लान जो बना है वो धरातल पर उतरेगा कि नहीं उतरेगा, ये जरूरी है कि नहीं, ये सारे काम जो है एनडीसी का है, ठीक है ना, निरीक्षण करना। उसके बाद यहाँ से पास होने के बाद जो है संसद में जाता है, संसद में पास होकर के फिर योजनाएं बनती हैं। लेकिन यहाँ पर मोदी आने के बाद जो है संस्थाओं को विलय कर दिया जाता है, प्लानिंग कमीशन और एनडीसी को क्या करता है, विलय करके एक नई संस्था का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं नीति आयोग। देखिए, नीति आयोग का निर्माण जो है करते हैं कौन, मोदी। कब, 1 जनवरी 2015 को। इसको भी जो है मर्ज कर देते हैं, प्लानिंग कमीशन और एनडीसी को। जिस तरह जो है वहां पर एनएसएसओ और जो है सीएसओ को मर्ज करके जो है उन्होंने जो है एनएसओ बनाया था, जो आंकड़े को एकत्रित करने से संबंधित जो है संस्थाएं था। और योजना बनाने से संबंधित भी 2 संस्थाओं को उन्होंने जो है मर्ज करके नीति आयोग बनाए। तो देखिए, मोदी जो है दोनों संस्थाओं को जो है क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, बदलाव करते हैं, या कहिए 2 संस्थाओं को आपस में विलय करवाते हैं, ठीक है ना। अब यह एक कॉन्सेप्ट और है, बोल रहा है कि घरेलू सीमा। क्या बोल रहा है, घरेलू सीमा यह एक भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, जिसे सरकार द्वारा
प्रशासित किया जाता है, यानी शासन किया जाता है, ठीक है, तथा जिसमें व्यक्ति, वस्तुएं, पूंजी स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होते हैं। देखिए लास्ट चैप्टर जो है आपको मैंने बताया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह, आय के चक्रीय प्रवाह, ये आपको जरूर दिखना चाहिए। अगर जब तक आप आय के चक्रीय प्रवाह को नहीं समझते हैं तो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये चैप्टर आपको देखना है। ये जो है मैक्रो का यानी समष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है। तो प्रवाह का मतलब होता है फ्लो होना, फ्लो, ठीक है ना। और फ्लो जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो, ठीक है। उस चैप्टर में जो है वो लास्ट वीडियो में जो है बहुत डिटेल बताए हैं, तो आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ जो है आपको समझना है कि घरेलू क्या है। घरेलू सीमा इसको बोल रहे हैं, पूरे भारत के बाउंड्री को कहा जा रहा है, उसके अंतर्गत जितने भी राज्य आता है, ठीक है ना, इसके अंतर्गत जो है जितने भी राज्य आता है सब जो है घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है इसको भी लिया जाता है, ठीक है ना, घरेलू सीमा के अंदर। और इस घरेलू सीमा के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स यानी अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, जैसे मान लिया जाए पंखा का उत्पादन हो रहा है, या फिर एसी का उत्पादन हो रहा है, या फिर ट्रैक्टर का उत्पादन हो रहा है, एरोप्लेन का उत्पादन हो रहा है, कृषि से रिलेटेड जो है जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है सबका मूल्य को जोड़ा जाता है, ना कि वस्तु को, ठीक है, उसके वैल्यू को जोड़ करके जीडीपी या एनआई निकाला जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। घरेलू सीमा भी आपको समझ में आ गया होगा कि घरेलू सीमा क्या है, ठीक है। सर्वप्रथम किसने जो है नेशनल इनकम को जो है मेजर किया था। अच्छा यहाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया था कि जो है NITI है ना, नीति आयोग जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कभी कभी जो है इसका भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो विशेषकर जो है इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी जो है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स के जो विद्यार्थी हैं उसको देखने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निवासी कौन है, निवासी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बड़ा निवासी वह व्यक्ति अथवा संस्था है जो सामान्यतः उस देश में रहता है जहां उसके आर्थिक हित केंद्रित होते हैं। आर्थिक हित मतलब जहां पर उसकी आजीविका चलता हो, रोजी रोटी चलता हो, पैसा अर्जित करता हो, ठीक है ना, वो वहां के क्या कहलाते हैं, निवासी कहलाते हैं, अर्थात रेसिडेंट कहलाते हैं, ठीक है। और रेसिडेंट के ही अर्जित आय को जीडीपी में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि आर्थिक हित केंद्र है ना, बोला कि से दो बातें लागू होती हैं। निवासी आर्थिक अथवा घरेलू सीमा में रहता है, यानी अपने देश के अंदर ही जो रहता है, ठीक है। साथ ही निवासी अपनी अर्जन मतलब अर्जित जो करता है, जो कमाता है, और उपभोग तथा संचय, संचय मतलब जो बैंक वगैरह में जमा करते हैं, आधारभूत आर्थिक क्रियाएं वहीं पर करता है। जैसे मान लीजिए जिस देश में रहता है वहीं पर कमाता भी है, उपभोग भी वहीं करता है, और साथ ही क्या करता है, अपना जो है अर्जित किया हुआ या अर्जन किया हुआ धन को संचय करता है, जमा करता है। तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, रेसिडेंट कहेंगे, निवासी कहेंगे, ठीक है। और निवासी का कॉन्सेप्ट इसीलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि निवासी द्वारा अर्जित आय को ही हम जो है एनएसओ के द्वारा जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है। जो अभी हम लोग बात किए एनएसओ की बात किए, यही तो है संस्था जो कि 23 मई 2019 को मोदी ने जो है बनाया है, और इसका काम है डेटा को एकत्रित करना, ठीक है। और ये डेटा कहाँ से एकत्रित करता है, निवासियों द्वारा अर्जित आय को, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय को जो है दो तरीके से मेजर किया जाता है। एक घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद कहने का मतलब है कि देश के अंदर ही जो अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है, और राष्ट्रीय उत्पाद के मतलब है कि जब घरेलू उत्पाद में NFIA को जोड़ दिया जाता है। जब जो घरेलू सीमा के अंदर जो अंतिम वस्तु और सेवाएं का उत्पादन हुआ रहता है उसमें क्या किया जाता है कि NFI को जोड़ दिया जाता है, यानी विदेशों से शुद्ध साधन आय जो प्राप्त हुआ रहता है उसको जोड़ने के बाद जो है राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। चलिए इसका डिफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। बोला है कि घरेलू सीमा क्या है, पहले हम लोग घरेलू सीमा के बारे में जानते हैं। बोला है घरेलू सीमा में स्थित उत्पादन इकाइयों जो निवासियों, अभी हम लोग इसलिए निवासी का कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हैं, गैर निवासी, जो गैर निवासी का मतलब है कि जो विदेश के लोग यहाँ आकर के रह रहे हैं, दोनों द्वारा चलाई जा रही हो, दोनों द्वारा जो उत्पादित की जा रही हो उसको जो है हम लोग घरेलू सीमा या घरेलू उत्पाद कहेंगे। अब यहाँ पर राष्ट्रीय उत्पाद का कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। बोले कि राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा निवासियों पर आधारित है। किस पर आधारित है, निवासियों पर, क्योंकि आय का अर्जन कौन करता है, निवासी द्वारा होता है। बोले तथा इसमें उनकी सभी उत्पादक क्रिया, देखिए उत्पादक क्रिया कितने हैं, अभी उत्पादक इकाई के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, है ना। किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 उत्पादक इकाइयां होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये सारे तीनों क्षेत्रों को जो है क्या योगदान है, तो इनका भी जो है जो
योगदान रहता है उसको भी जोड़ा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ जो है आपको ये जानना है कि चाहे वे घरेलू सीमा में की गई हो अथवा बाहर, जब घरेलू सीमा में, अभी मैंने कहा कि जब घरेलू सीमा में जो उत्पादित होता है अपने देश के अंदर जो होता है, उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं किसको है, NFIA को। NFI का फुल फॉर्म भी आपको जानना है, इसको बोलते हैं नेट फैक्टर, I फॉर इनकम और A फॉर होता है एब्रॉड यानी विदेश, ठीक है। यहाँ बोला जाता है कि से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जब घरेलू उत्पाद में जोड़ दिया जाता है तब वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है घरेलू सीमा और बाहर, तो घरेलू सीमा और ये बाहर का इनकम को जो जोड़ा जाता है तब वह राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। बोल रहा है कि राष्ट्रीय उत्पाद है घरेलू और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ठीक है। शुद्ध साधन आय का मतलब होता है NFIA। साथ ही हम लोग माइनस कर देते हैं किसको, विदेशों को जो भुगतान करते हैं। मान लीजिए हमारे देश में जो है विदेशी लोग आकर के काम कर रहे हैं तो उसको भी हम पेमेंट देते हैं, तो वो पेमेंट हमारे इंडिया में नहीं ऐड होगा बल्कि वो क्या होगा, विदेश चला जाता है। तो विदेशी को जो हम भुगतान करते हैं, फॉरेन पेमेंट जो करते हैं उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, ठीक है। शुद्ध कब कहलाता है ये, जब विदेशों को भुगतान किया हुआ राशि को जब हम लोग जो है घटा देते हैं, ठीक है। जब घटाते हैं तब वो क्या कहलाता है, शुद्ध कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में बच्चों 3 उत्पादक इकाइयां होता है, पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, दिख रहे हैं ना। यहाँ पर जो है 3 इकाई का जिक्र है और प्राथमिक क्षेत्र का जो NI में, NI मतलब नेशनल इनकम में जो योगदान है यानी चंदा है कह सकते हैं, वो मात्र जो है 16 से 18% है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में अभी भी जो है लोग लमसम 49% जो है कृषि में इन्वॉल्व है और योगदान कितना दे रहा है, 16 से 18%। उसके मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पाद है उसका मूल्य बहुत कम है मार्केट में, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र का जो या द्वितीय इकाई का जो योगदान है NI में 25 से लेकर के 30%, जबकि यहाँ जो है बहुत कम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। फिर तृतीय क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा अगर योगदान कोई दे रहा है तो तृतीय क्षेत्र से आ रहा है, 53 से लेकर के 55% जो है NI में योगदान देता है। जबकि ये 2 क्षेत्रों में जो है दूसरा और तीसरा क्षेत्र में जो है बहुत कम लोग जो है इन्वॉल्व रहता है, सबसे ज्यादा इसी में इन्वॉल्व है, यानी मान लेते हैं कि 50%। अब 50% में मान लो कि दोनों में द्वितीय क्षेत्र का और तृतीय क्षेत्र में अगर हम बांट भी देते हैं तो 25-25% जो है काम कर रहा है, फिर भी जो है योगदान इसका अच्छा है द्वितीय और तृतीय का। जबकि सबसे ज्यादा जो है इन्वॉल्व किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में रहता है, लेकिन इसका योगदान कम है। कम कहने का मतलब है कि जो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन होता है उसका मार्केट में वैल्यू कम रहता है, यही कारण है कि योगदान वो कम दे पाता है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में यह पहला आवश्यक कदम है। राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है ना, हम लोग ये जो अर्थव्यवस्था को या अर्थशास्त्री जो है अर्थव्यवस्था को 3 अलग अलग भागों में जो बांट करके जो अध्ययन कर रहा है या फिर डेटा एकत्रित कर रहा है, तो ये जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान का जो है पहला ऐसा आवश्यक कदम है। बड़ी आसानी से जो है किसी भी देश की NI या कहिए कि राष्ट्रीय आय को डेटा एकत्रित किया जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए साधन आय क्या है, अभी बार बार बोल रहे हैं कि NFI की बात हम लोग कर रहे थे, NFIA, इसमें फैक्टर आ रहा था। फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, साधन। फैक्टर का मतलब होता है साधन, क्या होता है, साधन। तो साधन आय क्या है इसके बारे में समझेंगे। दूसरी चीज है ट्रांसफर इनकम क्या है ना। फैक्टर इनकम के साथ साथ हम लोग जो है ट्रांसफर इनकम का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग जानेंगे। अभी यहाँ देखिए साधन आय क्या है, साधन आय से अभिप्राय उस आय से है जो उत्पादन के साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में साधन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त होती है। जैसे अभी हम लोग बोलेंगे भूमि, तो भूमि क्या है, फैक्टर है। उत्पादन के 5 साधन आप पढ़े होंगे, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, ठीक है ना। तो इसमें से 4 मुख्य है। भूमि की अगर हम बात करें तो भूमि के बदले जो है किराया मिलता है, ठीक है, तो फैक्टर इनकम हो जाएगा। या फिर कहिए पूंजी के बदले ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज अगर आपको उत्पादक किसी बैंक को या कोई साहूकार को या कोई बड़े किसान को अगर दे रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्याज। अब यहाँ पर देख सकते हैं श्रम, श्रम के बदले क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है, ठीक है। तो वही तो NFI की बात की जा रही है ना, कि जो हमारे निवासी विदेश जाकर काम कर रहे हैं तो वो इनकम लेके आएंगे, तो किस तरह का इनकम, फैक्टर इनकम, साधन इनकम। तो जो श्रम बाहर गया तो वेतन लेके आएगा, तो वेतन क्या कहलाएगा आपका, साधन आय कहलाएगा, ठीक है। फिर उद्यमी को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो ये चारों जो हैं ये फैक्टर इनकम है, किराया, ब्याज, मजदूरी या वेतन या लाभ, ये क्या है, तो साधन आय है या फैक्टर इनकम है, ठीक है।
अब आगे हम लोग जिक्र करेंगे हस्तांतरण आय क्या है, ट्रांसफर इनकम क्या है। तो यहाँ पर बच्चों ट्रांसफर इनकम जो है यानी हस्तांतरण हस्तांतरण आय से अभिप्राय उस आय से है जो बिना किसी उत्पादक सेवा प्रदान किए ही प्राप्त होती है। जैसे विद्यार्थी को क्या मिलता है, विद्यार्थी को मिलता है छात्रवृत्ति। क्या मिलती है, छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप। तो क्या विद्यार्थी गवर्नमेंट के लिए काम कर दिया है, नहीं, कोई उत्पादक कार्य में नहीं काम किया है, निःशुल्क उसको मिल गया है। तो इस तरह की आय को हम क्या कहेंगे, हस्तांतरण आय या ट्रांसफर इनकम कहेंगे। अच्छा, बुजुर्ग लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है, तो ये भी तो वृद्धा लोग जो सरकार के लिए कोई काम नहीं किया है, तो ये बिना उत्पादक सेवा प्रदान किए ही अगर प्राप्त हो किसी व्यक्ति को, तो उसको हम लोग हस्तांतरण आय कहेंगे। बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है या जेब खर्च दी जाती है, तो ये सारी चीजें जो है ट्रांसफर इनकम के अंतर्गत आएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, और अर्थव्यवस्था जो है यहाँ पर डिफिनेशन देखेंगे, किसी देश के उत्पादन के विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी देश के अंदर जो है 3 उत्पादक गतिविधि या आर्थिक जो होता है, ठीक है ना, प्राथमिक यानी प्राइमरी, फिर क्या है सेकेंडरी, फिर क्या है टर्टरी। अब इसके अंतर्गत जो है 5 क्रियाएं होती हैं बच्चों। पहला जो है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश, ठीक है ना, और वितरण, ठीक है ना। क्या क्या होता है, तो सबसे पहले जो है प्रोडक्शन होता है, फिर कंजप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 5 क्रियाएं है ना, आर्थिक कितने गतिविधि यानी कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है 5, और उत्पादक कितने हैं, 3 है। तो तीनों के अंदर ये 5 क्रियाएं होती हैं, उत्पादन करने का या उसको उपभोग करने का, उसको निवेश करने का, ठीक है, फिर लेन देन करने का, फिर जो है उसका वितरण करने का। तो ये इसको हम लोग अर्थव्यवस्था कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक किनको माना जाता है, एम विश्वरिया को माना जाता है। इसका भी कहानी जो है आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला। अब यहाँ पर देखिए बोला है कि एम विश्वरिया जो है कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, वो एक सिविल इंजीनियर भी रहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ जो एक अपना पुस्तक लिखे थे प्लानिट इकोनॉमी फॉर इंडिया, कब लिखे थे, 1934 में। यानी बोल रहा है कि भारत के लिए जो है योजना, भारत के अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी बनाना है, तो योजना बनाना है। तो इससे जो है भारत के जो है जो बुद्धिजीवी होते हैं प्रेरित होते हैं इनकी किताबों से, और भारत में जो है योजना बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो है एम विश्वरिया को भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं, ठीक है, इनसे लोग जो है प्रेरित होते हैं। अब यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होता है बच्चों 3 प्रकार का होता है। एक होता है आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, ठीक है, आर्थिक क्रिया कितने भी हमने बताया, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब इसके अंतर्गत जो होता है 5 चीजें होती हैं, 5 चीजें जो होती हैं, पहला मैंने बताया कि प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, एक्सचेंज होता है, फिर क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये तीनों में ये लागू है। फिर क्या है, कार्य के आधार पर जो है संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक उसको कहा जाता है जो सरकार के नियंत्रण में हो, ठीक है, संगठित क्षेत्रक का मतलब होता है जो सरकार के नियंत्रण में होता है, और असंगठित क्षेत्रक मतलब प्राइवेटेशन को कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरे हिसाब से देखते हैं स्वामित्व के आधार पर जो है देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के क्षेत्र दिखा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र जिसको हम लोग पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं, सीधा गवर्नमेंट का जो नियंत्रण होता है। प्राइवेट सेक्टर जो है, उसके बाद संयुक्त है, संयुक्त उसको कहेंगे जहाँ पर सार्वजनिक और निजी दोनों मिलकर के कोई संस्था को चला रहा हो, तो उसको हम लोग संयुक्त बोलते हैं। फिर एक सहकारी, देखिए यहाँ पर हम लोग सहकारी का डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। सहकारी का मतलब यानी इंग्लिश में उसको कोऑपरेटिव कहा जाता है। जब किसी कंपनी का दिशा निर्देश सरकार देती है, जब कोई कंपनी का दिशा निर्देश यानी मार्गदर्शन सरकार द्वारा दिया जाता है, तो उसको कोऑपरेटिव कंपनी कही जाती है, यानी सहकारी कहा जाता है। संयुक्त के बारे में क्या है, इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों का जो है भागीदारी होती है, उसको संयुक्त क्षेत्र यानी ज्वाइंट सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। अब आगे यहाँ नोट में देख सकते हैं कि राष्ट्रीय तथा घरेलू में अंतर का आधार विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है। देखिए कोई कोई बोलता है कि घरेलू और राष्ट्रीय में क्या अंतर है, तो घरेलू और राष्ट्रीय में कौन अंतर है, तो आता है NFIA, जो विदेशों से प्राप्त रहता है ना, सिर्फ घरेलू में जब जोड़ दिया जाता है तब राष्ट्रीय कहलाता है। अगर इसको घटा दें यानी हटा दें, माइनस कर दें, तो फिर वो क्या हो जाएगा, घरेलू उत्पाद कहलाएगा। तो ये राष्ट्रीय और घरेलू के बीच का जो अंतर है वो कौन है, NFIA है, नेट फैक्टर इनकम ऑफ एब्रोड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो है, ये दोनों के बीच अंतर है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय आय जो है घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद, ये तो हम लोग जिक्र पीछे भी करके आ रहे हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं, राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये 4 कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए, यानी इधर 4 और इधर 4,
मिला करके जो है 8 कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आठों को मैं बारी बारी से आपको समझाऊंगा और आपको तब पता चलेगा कि राष्ट्रीय आय का आकलन जो है एनएसओ कौन करता है, एनएसओ करता है, ठीक है। और कैसे करता है, तो जीडीपी के द्वारा करता है, ठीक है। कोई भी जो है एनएसओ जो है एनआई के लिए, किसके लिए, एनआई के लिए यानी नेशनल इनकम के लिए जीडीपी का सहारा लेता है। अब जीडीपी क्या है आपको आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आय को भी दो तरीके से मेजर किया जाता है, एक होता है बाजार कीमत और एक होता है साधन लागत। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि बाजार कीमत क्या है, साधन लागत क्या है, ठीक है। देखिए बाजार कीमत में जो है जो भी वस्तु को उत्पादन करने में जो लागत लगता है उसको फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। जो भी वस्तु को उत्पादन करने में या उसके साधन पर जो खर्च किया जाता है, उत्पादन के साधन पर जो खर्च किया जाता है उसको फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। लेकिन जब फैक्टर कॉस्ट में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया जाता है तब वह जो है बाजार कीमत कहलाता है। तब क्या वो कहलाएगा, बाजार कीमत कहलाएगा। यानी उत्पादन के साधनों पर जो खर्च किया जाता है यानी फैक्टर कॉस्ट, साथ ही डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ क्या कर दिया जाता है, सब्सिडीज, ठीक है, यानी कह सकते हैं आर्थिक सहायता को जब माफ कर दिया जाता है तब वो बाजार कीमत कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। साधन लागत भी आपको समझ में आ गया होगा। साधन लागत मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट को उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन के साधनों पर जो खर्च किया जाता है। जैसे उत्पादन के 5 साधन के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है ना, या फिर भूमि पूंजी श्रम संगठन या उद्यमी हो गया, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं। ये चारों पर जो खर्च होता है इसी को हम लोग बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, या साधन लागत। अब यहाँ पर देखिए जीडीपी क्या है। अब देखिए जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसमें क्या है कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये क्या है, सी मतलब होता है कंजप्शन, सी का मतलब क्या होता है, कंजप्शन होता है। आई का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। जी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। जी का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर जो होता है ये गवर्नमेंट एक्सपेंसेस होता है, यानी कह सकते हैं सरकारी खर्च होता है। और एक्स माइनस एम का मतलब होता है यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के अंतर को जो है घटाया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी जोड़ा जाता है। जीडीपी का मतलब होता है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट खर्च यानी सरकारी खर्च, और साथ ही साथ जो है निर्यात और आयात के अंतर को जब जोड़ा जाता है अपने एक वित्तीय वर्ष के दौरान, एक साल के दौरान, यानी कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच जितने भी देश के अंदर कंजप्शन होता होगा, ठीक है, जितना भी उपभोग में खर्च लोग करते होंगे, जितना लोग इन्वेस्टमेंट करते होंगे, यानी सरकार द्वारा भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एक प्राइवेट के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एक निवासी के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट खर्च भी हो सकता है, ठीक है। और जो भी निर्यात और आयात के अंतर है सभी को जोड़ा जाता है एक वित्तीय वर्ष के बीच में, तो उसको हम लोग जीडीपी कहेंगे। जीडीपी एमपी, एमपी के मतलब अभी हम समझा के आ रहे हैं आपको, मार्केट प्राइस, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो भी कंजप्शन होता है तो मार्केट प्राइस पर ही होता है। कोई भी निवासी जो है कहाँ जाकर के खरीदारी करता है, तो बाजार में। तो बाजार में जो प्राइस रहता है वही कीमत को जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, फैक्टर कॉस्ट को नहीं जोड़ा जा रहा है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में बहुत अंतर है, ठीक है। उसमें जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जो है जुड़ा हुआ रहता है, किसमें, बाजार कीमत में। और फैक्टर कॉस्ट में जो है टैक्स जुड़ी हुई नहीं रहती है, ठीक है। अब यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको जीडीपी समझ में आ गया होगा कि जी फॉर ग्रोथ यानी सकल, डी फॉर डोमेस्टिक यानी घरेलू, पी फॉर प्रोडक्ट यानी उत्पाद, यानी सकल घरेलू उत्पाद, है ना, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीडीपी से कैसे हम जीएनपी निकालेंगे। जीएनपी का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसका मतलब हो गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जब हम घरेलू वाला में आपको मैं बताया कि घरेलू आय में जब हम लोग NFIA को जोड़ते हैं तब वह राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि डी से यानी डोमेस्टिक से नेशनल में लाने के लिए यहाँ पर NFI को इसमें सकल घरेलू उत्पाद में जो है जोड़ा जा रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, जीएनपी कहलाएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है जीएनपी को लाने के लिए जीडीपी में क्या जोड़ना है, यानी सकल घरेलू उत्पाद में क्या जोड़ना है,
तो जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है उसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो वह राष्ट्रीय का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देखिए बीच में डी है, डी को एन लाने के लिए NFI को जोड़ना है। तीसरा कॉन्सेप्ट में हम लोग आते हैं कि NDP लाना है। NDP का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शुरू में एन रहेगा तो नेट कहलाएगा, बीच में एन रहेगा तो नेशनल पढ़ाएगा। ठीक है, अब पहले अगर एन है तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट लाने के लिए क्या करना है कि जो भी GDP है आपका, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें से डिप्रिसिएशन को घटा देना है। डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन का मतलब है कि जब कोई कैपिटल गुड्स को हम लोग खरीदते हैं, मान लिया जाए हम ट्रैक्टर खरीद लिए 6 लाख में, अब 5 साल के बाद जो है इसका जो है मूल्य क्या हो जाता है तो 2 लाख हो जाता है, यानी वैल्यू क्या हो जाता है, घट रहा है। कितना? 4 लाख। तो 4 लाख क्या कहलाएगा? डिप्रिसिएशन कहलाएगा, यानी मूल्य ह्रास कहलाएगा। किसी भी कैपिटल गुड्स को जब हम लोग खरीदारी करते हैं तो कुछ साल उपरांत क्या हो जाता है, उसका वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाता है, उसका वैल्यू जो है कम हो जाता है, यानी घट जाता है, उसी को डिप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, जब हम GDP में डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो वह नेट बन जाता है, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ समझिए चौथी कॉन्सेप्ट में हम लोग आते हैं, यहाँ बोला NNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके मतलब है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, है ना, या कह सकते हैं बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहाँ देखिए NNP लाने के लिए, देखिए दोनों में NN लाना है, तो हम आपको बताया कि बीच में N लाने के लिए D की जगह पर क्या करना पड़ेगा, NFI को जोड़ना पड़ेगा। तो मेरा बीच में N आ गया। अच्छा, यहाँ पहले N लाने के लिए GDP में क्या किया गया, तो डिप्रिसिएशन को घटाया गया है, तब पहले N आया है। अब यहाँ दोनों में अगर N लाना है उसके मतलब है कि डिप्रिसिएशन को घटाना होगा, तब पहले N आएगा, और अगर बीच में N लाना है तो NFI को जोड़ना होगा। किसके साथ? GDP के साथ। ये चारों कॉन्सेप्ट हो गए। अब यहाँ पर देखिए फैक्टर को समझते हैं। फैक्टर जो है, यानी कह सकते हैं फैक्टर कोस्ट कह सकते हैं, GDPFC ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, यानी कह सकते हैं साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसमें क्या करना है कि जो भी GDP MP है, यानी मार्केट प्राइस के साथ इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को जोड़ा जाता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है और सब्सिडी को जब जोड़ा जाता है तब मेरा जो है GDPFC निकलता है। अब यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट है GNPFC। आपको बताए थे बच्चों कि N अगर बीच में लाना है, बीच में N लाना है तो आपको NFI जोड़ना पड़ता है। साथ ही अगर FC लाना है, MP से FC लाना है तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स और साथ ही साथ सब्सिडीज को घटाना होगा। अब फिर NDPFC लाना है तो सभी में जो है अगर MP से डायरेक्ट FC लाना है, MP से डायरेक्ट FC लाना है तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, और सब्सिडीज को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट जो है आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ चलिए चौथी कॉन्सेप्ट में आते हैं, NNPFC क्या होता है। तो NNPMP जो है, यानी जो NNPMP है उसमें क्या किया जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज को दोनों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, और सब्सिडीज को जोड़ा जा रहा है। चलिए आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सकल का मतलब क्या होता है और शुद्ध के मतलब क्या होता है। सकल का मतलब होता है बच्चों कि शुद्ध और मूल्य ह्रास को जोड़ा हुआ रहता है। जैसे मान लिया जाए एक ट्रैक्टर जो है हम 2010 में खरीदे हैं, मान लो 2010 में खरीदे और अभी जो है 2025 है, ठीक है। अब ये हम उस समय 6 लाख में खरीदे थे और आज भी हम 6 लाख जोड़ रहे हैं, 6 लाख ही उसका प्राइस है, ऐसा हम समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसा जो है हम सोच रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है इसको हम बोलेंगे सकल, इसको क्या बोलेंगे, सकल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, सकल बोलने वाले हैं, ठीक है। क्या बोलने वाले हैं, सकल बोलने वाले हैं। अब यहाँ आपको क्या बता रहे थे कि हम जो है 2000 जो 2010 में हम जो ट्रैक्टर खरीदे हैं, 2010 में मान लिया जाए 6 लाख में खरीदे हैं, और आज जो है 2025 है, आज भी हम अगर 6 लाख ही उस ट्रैक्टर का कीमत को जोड़ रहे हैं तो उसको हम सकल बोलेंगे। बस समझ में आया। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, शुद्ध बनाने के लिए जो भी 15 साल के दरमियान उस ट्रैक्टर का मशीन में घिसावट आई होगी या फिर उसका वैल्यू कम हो गया होगा, तो मान लेते हैं 4 लाख उसका वैल्यू कम हो गया, क्योंकि वह 15 साल के दरमियान वह मशीन काफी खराबी हुई होगी, है ना। तो उसका जो है मार्केट में अगर हम बेचना चाहेंगे तो मात्र कोई 2 लाख देना चाह रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम 4 लाख को क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो यही आपका जो है मूल्य ह्रास होगा। ये जो मूल्य ह्रास हो रहा है यानी मूल्य को घटा दे रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, शुद्ध कहलाएगा। ये जो आपका 2 लाख जो कहला रहा है ना, 2 लाख जो है वो शुद्ध है,
और जो 6 लाख है वो क्या है, सकल है। हमको लगता है आप समझ गए होंगे कि जो 2010 में जो ट्रैक्टर हम 6 लाख में खरीदे हैं और आज 2025 में भी अगर हम उस ट्रैक्टर की कीमत 6 लाख रुपया कह रहे हैं, यानी 6 लाख में खरीदे हैं, तो उसको आप सकल बोलिएगा। लेकिन अगर उसमें 15 साल के दौरान उस ट्रैक्टर में बहुत खराबी आई होगी, टायर घिस गया होगा, मशीन घिस गया होगा, तो मार्केट में जब बेचना चाहिएगा तो कोई व्यक्ति तो उसको 2 लाख देना पसंद कर रहा है, ठीक है। तो उसके मतलब कहीं ना कहीं 4 लाख रुपया आपका क्या हो गया, डिप्रिसिएट हो गया, ठीक है, मूल्य में ह्रास हो गया। तो जब मूल्य ह्रास को घटा देते हैं सकल में, तो क्या कहलाता है, शुद्ध कहलाता है। यही चीज यहाँ पर है कि सकल में जब हम मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो वह शुद्ध बन जाता है, नेट बन जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं बाजार कीमत। बाजार कीमत के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बाजार कीमत का जो अर्थ है, सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मूल्य क्या है, जोड़ा जाता है। अगर मान लिया जाए फैक्टर कॉस्ट में अगर हम जो है इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तब वह जो है बाजार कीमत कहलाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं जीडीपी। एक एक करके फिर से हम जो है आपको जीडीपी के बारे में समझाते हैं। यहाँ जो है जीडीपी एमपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है। अच्छा, एक न्यूज में हम सुन रहे थे कि कोई बोला था कि मोदी आने के बाद जो जीडीपी गिर गया, तो जीडीपी गिर गया तो न्यूज वाला पूछा अच्छा जीडीपी क्या है, बता सकते हैं? बोले नहीं, हम तो जीडीपी के बारे में जानते ही नहीं। अच्छा, जीडीपी के फुल फॉर्म बताइए। बोले हम ये सब नहीं जानते हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि जीडीपी जो है भारत का गिर गया है? तो कहने का मतलब है कि जब तक आप जीडीपी के बारे में नहीं जानते हैं या फिर कह सकते हैं नेशनल इनकम के बारे में नहीं जानते, तो आप इसके बारे में व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। तो आपको जानना पड़ेगा। जी मतलब होता है ग्रोस, डी मतलब होता है डोमेस्टिक, पी मतलब होता है प्रोडक्ट, एट मार्केट प्राइस। और इसको हिंदी में बोलेंगे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू मतलब डोमेस्टिक, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि जीडीपी एमपी एक समष्टिगत धारणा है। समष्टिगत मतलब है कि आपको जो हम पहले बता चुके हैं कि इकोनॉमिक्स को जो है 2 पार्ट में हम लोग करके पढ़ रहे हैं। एक है कि माइक्रो MICRO और एक इकोनॉमिक्स होता है MACRO। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये मैक्रो पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग समष्टि बोलते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जीडीपी का जो धारणा है वो कैसा है, तो समष्टिगत है, जिसमें एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष, देखिए लेखा वर्ष हमेशा आएगा जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च को कहा जाता है, में उत्पादित अंतिम वस्तु, ठीक है। अंतिम वस्तु का मतलब होता है बच्चों, अंतिम वस्तु का मतलब होता है कि जो फाइनली, अच्छा चलिए इसको जो है हम कहीं तो लिखे हैं इसको, ठीक है ना, कि अंतिम वस्तु क्या होता है। तो आपको डिफिनेशन से मैं समझाता हूँ इसको। अंतिम वस्तु के बारे में चलिए यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। मध्यवर्ती वस्तु को क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। अंतिम वस्तु को फाइनल गुड्स कहा जाता है। तो बार बार जो है अंतिम वस्तुएं का जिक्र आ रहा है, लेकिन हम लोग पहले अंतिम वस्तु को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वे वस्तुएं होती हैं जो निजी उपभोग तथा विनियोग के लिए खरीदी जाती है। ये वस्तुएं अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचती है। जो अंतिम उपयोगकर्ता है, जो जैसे मान लीजिए किचन में यूज होने वाला है, ये एकदम अंतिम रूप से यूज होने वाला है, तो उसको जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम वस्तु या फाइनल गुड्स कहते हैं। जैसे आटा, आटा को हम लोग जो है एक कोई कंज्यूमर 1 केजी खरीद के लेके जा रहा है तो उसको हम फाइनल गुड्स कहेंगे। लेकिन अगर वही 1 ट्रक अगर लेके जा रहा है, कोई विक्रेता जो है या व्यवसाय जो है 1 ट्रक आटा लेकर के अपना गोदाम में रख रहा है, तो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। लेकिन अगर कोई उपभोक्ता 1 केजी आटा खरीद के जा रहा है या 10 केजी आटा खरीद के जा रहा है घर के लिए, किचन के लिए, तो उसको हम लोग फाइनल गुड्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पलंग अपना घर के लिए खरीद रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फाइनल गुड्स कहलाएगा। जो कपड़ा पहनने के लिए अगर खरीद रहा है तो उसको हम लोग फाइनल गुड्स कहेंगे। ब्रेड बटर खाने के लिए अगर जो खरीदारी कर रहा है उसको फाइनल गुड्स कहेंगे। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, ये वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें दोबारा बेचने अथवा पुनः उत्पादन के लिए उसी वर्ष में खरीदा जाता है। जैसे गेहूं हम बेचने के लिए खरीद रहा है, गन्ना बेचने के लिए खरीद रहा है ना, पेड़ से जो है काट करके फर्नीचर बना करके अगर वो बेचने के उद्देश्य से खरीद रहा है तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। अच्छा, रेडीमेड कपड़ा कोई दुकानदार वाला क्या करता है, खरीदता है और बेचने के उद्देश्य से खरीद रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर जो है जीडीपी एमपी में ही, अब यहाँ जो है क्या है कि जीडीपी एमपी जो है क्या बोल रहा है कि एक समष्टिगत धारणा है जिसमें एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष के में उत्पादित अंतिम वस्तु, देखिए अंतिम वस्तु का जिक्र हो रहा है, एवं सेवाओं का
सकल मूल मतलब ग्रोस। ग्रोस का मतलब होता है एग्रीगेट, यानी साल भर के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है उसके वैल्यू को जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ शुद्ध प्रत्यक्ष कर को शामिल किया जाता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है या शामिल किया जाता है, तब वो क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। यानी एक वित्तीय या लेखा वर्ष जिसको बोल रहे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच, ठीक है, इसी को जीडीपी कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ जो है अंतिम वस्तु और उसके सेवा के सकल मूल्य, यानी सकल कब कहलाता है? जब सभी को जोड़िएगा, ठीक है, तब ग्रोस कहलाएगा। तो और साथ ही क्या है कि आपको कर को भी जोड़ा जाता है, यानी शामिल किया जाता है, तब वह जीडीपी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपको यहाँ पर हम बता ही दिए कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु क्या होता है। अब आगे यहाँ पर हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? जीएनपी। क्या है जीएनपी? जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रोस का मतलब होता है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान जितने भी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को जब जोड़ा जाएगा तो उस चीज को ग्रोस कहा जाता है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स के भाषा में हम लोग मैथ जब पढ़ते बोलते कुल करो, कुल मतलब टोटल करो या एग्रीगेट करो, लेकिन इकोनॉमिक्स के भाषा में उसी को ग्रोस कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आपको मैंने कहा कि जब ग्रोस में हम नेशनल बनाएंगे या डोमेस्टिक को नेशनल बनाएंगे, यानी डोमेस्टिक को जब हम नेशनल बनाना चाहते हैं तो डोमेस्टिक में हमको NFIA को जोड़ना पड़ता है। जब हमको डोमेस्टिक से नेशनल बनाना होता है तो हम डोमेस्टिक के साथ क्या करते हैं, जो विदेशों से शुद्ध साधन आय जो प्राप्त हुआ रहता है उसको डोमेस्टिक में जोड़िएगा, तब आपको नेशनल प्राप्त होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उनके सामान्य निवासी या निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की सकल बाजार कीमत जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है। देखिए अभी क्या बोल रहा है कि जो हमारा देश के निवासी तो डोमेस्टिक हो गया, लेकिन बोल रहा है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं NFIA, तब वो क्या कहलाएगा? आपका जीएनपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीएनपी कहलाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ वही चीज बताया है कि जीएनपी जीडीपी में क्या कर रहा है, तो NFI को जोड़ रहा है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जब जोड़िएगा तब वो क्या कहलाएगा? जीएनपी कहलाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहलाएगा। चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग। तीसरा कॉन्सेप्ट में है कि एनडीपी क्या है, ठीक है। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट आपको मैंने बताया कि जब सकल घरेलू उत्पाद में यानी सकल में, जब हम लोग सकल में या जी में हम लोग क्या करते हैं तो मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। क्या करते हैं? मूल्य ह्रास को जो है क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। देखिए यहाँ पर बोला कि एनडीपी एमपी में जीडीपी एमपी के साथ क्या कर रहे हैं? मूल्य ह्रास। अभी जैसे मैंने आपको ट्रैक्टर वाला जो एग्जांपल दिया था उसमें ये लागू होता है, ठीक है, एनडीपी एमपी। और इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एनएनपी एमपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा देते हैं तो मेरा एनडीपी आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चौथा में आते हैं हम लोग। यहाँ बोला एनएनपी एमपी, यही है नेशनल इनकम, ठीक है ना। बोला नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट कब कहलाता है? नेट कब कहलाता है बच्चों? यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट हम लिखे कि जब जीएनपी में डिप्रिसिएशन को घटा दीजिए। देखिए यहाँ पर तो एन पहले से ऑलरेडी है बीच में, तो नेशनल हो गया। यानी कहने का मतलब है कि एनएफआई को जब जो है, यहाँ देखिए जीडीपी तो सबको जान रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम को घटाया हुआ रहता है, जोड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ अगर हम लोग को बीच में डी की जगह एन लाना है, क्या करना है? यहाँ पर आपको एन लाना है, डी की जगह पर आपको क्या करना है? एन लाना है। तो आपको क्या करना होगा कि जीडीपी के साथ आपको एनएफआई को जोड़ना होगा, एनएफआईए को जोड़ना पड़ेगा। यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जब हम अपनी डोमेस्टिक इनकम के साथ जोड़ देंगे तब वो क्या कहलाएगा? नेशनल कहलाएगा। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ जिसमें अगर मान लिया जाए कि हमको एनडीपी करना है, ठीक है ना, नेट करना है, अपनी घरेलू आय को ही शुद्ध करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जीडीपी के साथ आपको मूल्य ह्रास को घटाना होगा। क्या करना होगा? मूल्य ह्रास को क्या करना होगा? यानी डिप्रिसिएशन को क्या करना होगा? तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तब जो है इस जी के जगह पर आपका ये एन आएगा। अब देखिए कि डी के जगह एन कैसे लेके आए हम, ठीक है, डी के जगह जो है कैसे हम एन लेके आए हैं और फिर इस जी के जगह पर कैसे एन लेके आए हैं, तो दो ये कॉन्सेप्ट हो गया। बस समझ में आ रही है ना। चलिए अब यहाँ पर जो है यही कॉन्सेप्ट है कि एनपी अगर लाना है तो पहले से अगर एन बीच में रहेगा नेशनल तो आपको सिर्फ डिप्रिसिएशन को घटाना है,
और एनएनपी-एमपी में जो है एनडीपी-एमपी में एनएफआई, देखिए बीच में जो है डी है, तो डी को एन में बदलने के लिए हम एनएफआई से जोड़ते हैं। अब अगर सीधा अगर हम लोग समझें एनएनपी को लाने के लिए जीडीपी में सबसे पहले बीच में एन लाने के लिए एनएफआई को जोड़ना होगा, बीच वाला एन वाला के लिए, बीच वाला एन के लिए एनएफआई, और जो पहले है नेट लाने के लिए डिप्रिसिएशन से घटाना होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। अगर हमको पहले एन लाना है तो डिप्रिसिएशन को घटाना होगा, अगर बीच वाला एन लाना है तो एनएफआई को जोड़ना पड़ेगा, किसमें, जीडीपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, बोला कि साधन लागत वाला समझते हैं, चूंकि नेशनल इनकम को दो तरीके से मेजर किया जाता है, एक बाजार लागत पर और एक साधन लागत पर। तो साधन लागत क्या है बच्चों, बोल रहा है कि किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले सभी कारक जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता की कुल लागत को संदर्भित किया जाता है, तो उसको हम लोग साधन लागत बोलेंगे। अब यहाँ पर जो है जीडीपी एफसी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब यहाँ देख सकते हैं कि किसी देश की घरेलू सीमा में, किसी देश के घरेलू सीमा, तो किसी देश के घरेलू सीमा हम पूरे भारत को मान रहे हैं, ठीक है। एक लेखा वर्ष का मतलब हो गया कि 1 अप्रैल से लेकर के आपको 31 मार्च के बीच जो है जिक्र कर रहे हैं, में उसके सभी उत्पादक द्वारा, यानी जितने भी प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, है ना, संगठित हो, असंगठित हो, सभी क्षेत्रों द्वारा जो है की गई मूल्य ह्रास वृद्धि को जोड़, जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, ठीक है, जिसमें मूल्य ह्रास को भी शामिल रखते हैं, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं जीडीपी एफसी। ठीक है, अब यहाँ कॉन्सेप्ट हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं कॉन्सेप्ट किससे समझ में आएगा, डेफिनेशन से उतना समझ में नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर देखिए, जीडीपी एफसी लाने के लिए, एफसी अगर आपको लाना है, फैक्टर कॉस्ट लाना है, तो मार्केट प्राइस के साथ क्या करना है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाना है, क्या करना है, घटाना है, और सब्सिडी को क्या करना है, जोड़ना है। सब्सिडी का मतलब है कि सरकार भी कुछ आर्थिक सहायता जो है उत्पादक क्षेत्र को देता है, तो उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दूसरा कॉन्सेप्ट है जीडीपी एफसी एंड डीपीएफसी। देखिए एन पहले कैसे आ गया, उसके मतलब है कि यहाँ पर जो है शुरू में अगर एन लाना है, तो अगर शुरू में एन है और अगर आपको जी लाना है तो फिर मूल्य ह्रास को जोड़ना होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 2010 में हम 6 लाख में ट्रैक्टर खरीदे हैं, जैसे 2025 में भी हम 6 लाख का गुणगान गा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए कि कोई बोला कि मान लिया जाए कि हम जो है आपको इस ट्रैक्टर को 2 लाख देंगे, क्या करेंगे, 2 लाख, तो उसके मतलब है कि 4 लाख क्या हो गया, आपका मूल्य ह्रास हो गया। तो यहाँ पर ये वाला मान लीजिए आप, ये वाला मान लीजिए 2 लाख और ये मूल्य ह्रास हो गया 6 लाख, 4 लाख, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो मेरा ये 6 लाख कहलाएगा, ठीक है। तो एनडीपी एफसी का मतलब होता है कि जो अभी वर्तमान में आप उसको कीमत लगा रहे हैं, लेकिन आपका जो मूल्य ह्रास हुआ है, जो उस ट्रैक्टर का वैल्यू को घटाया गया है, अगर उसको भी अगर हम जोड़ दें तो जीडीपी एफसी कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं, यहाँ पर बोला जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बीच में अगर एन रहेगा तो नेशनल कहलाता है, नेशनल का हिंदी क्या होता है, राष्ट्रीय होता है, ठीक है। अब बोले कि देश के सामान्य निवासी, जितने भी निवासी उनके द्वारा एक लेखा वर्ष में, यानी 1 साल के दौरान देश के अंदर और बाहर, अगर नेशनल है तो बाहर वाला को भी जोड़ा जा रहा है, सृजित साधन है, सृजित मतलब है कि जोड़ रहा है, ठीक है, का योग साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अब यहाँ जीएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी में क्या किया जा रहा है, एनएफआई को जोड़ा जा रहा है। जब तक एनएफआई को नहीं जोड़िएगा बीच में एन आपका नहीं आएगा, ठीक है। जब एनएफआई जोड़िएगा तो बीच में एन लेके आना है। उसके साथ अप्रत्यक्ष कर को क्या किया जा रहा है, घटाया। जब अप्रत्यक्ष कर को घटाइएगा तब मार्केट प्राइस से वो फैक्टर कॉस्ट में आएगा, ठीक है, और सब्सिडी को जोड़िएगा। ये दोनों काम अगर आप कर लिए तभी जो है आपका फैक्टर कॉस्ट में आएगा, यानी एमपी में, यानी मार्केट प्राइस में अप्रत्यक्ष कर को घटाना है, सब्सिडी को जोड़ना है, तब वो फैक्टर कॉस्ट में आएगा। अब यहाँ तीसरा कॉन्सेप्ट है जीएनपीएफसी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। दूसरी तरीके से जीएनपीएमपी में अगर हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं, है ना, इसमें जो है कर सकते हैं कि अप्रत्यक्ष कर मार्केट प्राइस से घटा दे रहे हैं, तो इसमें फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि इसमें जो है टैक्स नहीं जुड़ा हुआ है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है उसमें टैक्स नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें सब्सिडी जुड़ा हुआ है। अब आगे देखिए यहाँ पर तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ बोल रहा है कि एनडीपीएफसी क्या है, एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी का फुल फॉर्म है बच्चों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को शुद्ध घरेलू आय भी कहा जाता है। एनडीपीएफसी को उत्पादन के
सभी साधनों द्वारा अर्जित की गई कुल साधन आय के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट। बड़े एनडीपीएफसी में क्या करना है कि एमपी में से सबसे पहले तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाना है, आर्थिक सहायता यानी सब्सिडीज को जोड़ना है, तब जो है एफसी आएगा। यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट है एनडीपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएमपी। इसमें जो है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे तब एमपी से क्या आएगा, आपका एफसी में आएगा। ठीक है, जब तक शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को नहीं घटाइएगा एमपी में, तब तक आप एफसी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट में आप देखिए, चौथा कॉन्सेप्ट में कहता है कि एनएनपीएफसी एक्चुअल में यही एनआई है, समझ रहे हैं ना। एक्चुअल कहा जाए तो जो है नेशनल इनकम जो है वो क्या है, ये है नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। बोला कि राष्ट्रीय आय को एक लेखा वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय, किराया, ब्याज, लाभ, मजदूरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देखिए। अब यहाँ बोलता है कि एनएनपीएफसी कैसे निकाला जाएगा। तो अगर हम एनडीपीएफसी में यानी फैक्टर कोस्ट में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको आप NFIA कह रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जब हम देखिए यहाँ पर नेशनल तब कहलाता है, बीच में एन तब आता है जब डी के यानी घरेलू के साथ हम NFI को जोड़ते हैं, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ते हैं। ठीक है, यही NI कहलाता है। देखिए यहाँ भी एनएनपीएफसी के नीचे जो है NI लिखा हुआ है, यानी नेशनल इनकम लिखा हुआ है। उसमें क्या है कि घरेलू साधन आय जिसको जीडीपी कह रहे हैं, ठीक है ना, उसमें NFI को जोड़ना होता है। अब यहाँ जो है एनएनपीएफसी जो है एनएनपीएमपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को क्या करना होता है, घटाना होता है, तब जो है एमपी से क्या आता है, एफसी आता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या है, इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। और यह सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन है जो विदेश में जाकर का काम कर रहे हैं, तथा गैर निवासियों को दी गई साधन आय का अंतर है। जैसे गैर निवासी किसको बोल रहे हैं, जो हमारे देश में आकर विदेशी काम कर रहे हैं उसको भी हम पेमेंट करते हैं, तो वो तो पैसा विदेश चला जाता है ना। और जो हमारे निवासी कहाँ, तो विदेश में जाकर के काम करके ला रहे, दोनों के पैसे के घटाया जाता है, अंतर किया जाता है। ठीक है ना, तो उसी के अंतर को क्या कहा जाता है, विदेशों से, इसलिए शुद्ध कहा जाता है, दोनों के बीच का अंतर किया जाता है। ठीक है ना, जो हमारा डोमेस्टिक वाला है, जो विदेश से पैसा कमा करके आ रहा है, जो फॉरेन वाले हैं उसको जो है माइनस किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो इसी चीज को जो है यहाँ पर शुद्ध कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, शुद्ध। ठीक है, शुद्ध। अब यहाँ दूसरे शब्दों में देख सकते हैं कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित की गई साधन आय को घरेलू सीमा में गैर निवासियों द्वारा अर्जित कुल साधन आय को घटाया जाता है, माइनस किया जाता है, तो ये तब शुद्ध कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि उपभोग की वस्तुएं क्या है और पूंजीगत वस्तुएं क्या है। तो बोल रहा है उपभोग वस्तु को मतलब कंजप्शन गुड्स और पूंजीगत वस्तु को कैपिटल गुड्स के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपभोग वस्तुएं क्या है। ये वे वस्तुएं हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा अंतिम वस्तुओं के रूप में अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए खरीदी है। जैसे मान लिया टिकाऊ वस्तु, जो कार खरीदा, खुद के पर्सनल कार खरीदा है, घर के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले आने के लिए, तो उसको हम लोग कंजप्शन गुड्स कहेंगे। टेलीविजन देखने के लिए, रेडियो है ना, घर के लिए यूज हो रहा है, इसको टिकाऊ यानी ड्यूरेबल गुड्स भी इंग्लिश में कहा जाता है, जो लंबे समय तक चले। गैर टिकाऊ में जैसे फल, तेल, दूध, सब्जी है ना, या डॉक्टर के जो हम फीस वगैरह देते हैं, टीचर का जो फीस देते हैं, सब जो है गैर टिकाऊ है। तो ये भी क्या है, कंजप्शन गुड्स के अंतर्गत अपनी आवश्यकता को आपूर्ति करने के लिए जो कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, तो उसको खर्च करना ही उपभोग कहलाता है। ठीक है ना। अब यहाँ सेवा, जैसे बैंक में आप अफसर, डॉक्टर जो है सेवा देता है, ये भी क्या है, उपभोग है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूंजीगत वस्तु के बारे में जानते हैं। बोला है कि पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है ना। जैसे क्या बोल रहा है, वे वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए, जैसे ट्रैक्टर खरीद लिए, यानी हम क्या कर रहे हैं, एग्रो करने के लिए, खेती करने के लिए, तो ये मेरा पूंजीगत कहलाएगा। क्योंकि हमको क्या कर रहे हैं कि खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए हम ट्रैक्टर को खरीद रहे हैं, तो ये ट्रैक्टर क्या कहलाएगा, पूंजीगत कहलाएगा। ठीक है, यहाँ जैसा डिफिनेशन रहता है कि बोला है कि ये वे वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है, पूंजीगत वस्तु कहलाती है। ठीक है, अब जैसे टिकाऊ में आ गया, व्यवसाय में प्रयोग किए जाने वाले कार है ना, क्रय किया जाता है। कच्चे माल जैसे रॉ मटेरियल से बनाया जा रहा है, ठीक है ना, तो ये सब क्या है कि जो है पूंजीगत वस्तु कहलाता है। अर्धनिर्मित माल, तैयार माल, ठीक है, शामिल किया जाता है। ऐसी वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है।
ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पूंजीगत वस्तु। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं बच्चों कि जीडीपी को जो है दो तरीके से मेजर किया जाता है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को दो तरीके से, एक जो है नॉमिनल जीडीपी होता है और एक होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को हिंदी में नाम मात्र के जीडीपी कहा जाता है, जो चालू वर्ष के मूल्य पर मापा जाता है, जो करेंट ईयर पर मेजर किया जाता है, उसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। और रियल जीडीपी जो होता है उसका हिंदी होता है वास्तविक जीडीपी, जो आधार वर्ष के आधार पर जो है मापा जाता है। अब आधार वर्ष और चालू वर्ष को समझना है, चालू वर्ष और आधार वर्ष को आपको समझना है। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं करेंट ईयर और बेस ईयर क्या है, यानी चालू वर्ष और आधार वर्ष क्या है। मान लेते हैं कि अभी जो है आपका करेंट जो चल रहा है वो 2025 चल रहा है, ठीक है ना, 2025 चल रहा है। और अगर हम 2011 की बात करें, किसका बात करें, 2011 के जो है किसी वस्तु का कीमत मान लिया जाए 10 रुपया रहता है, और अभी जो वही चीज को 50 रुपये कीमत है। तो अगर 50 रुपये के हिसाब से अगर नेशनल इनकम मेजर किया जाता है तो उसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाएगा, और अगर 10 रुपये के हिसाब से अगर नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है तो उसको जो है रियल जीडीपी कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। बड़े इसमें उत्पादित वस्तु का चालू वर्ष के मूल्य का जो है पर निकाला जाता है। दूसरा कहता है कि जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्यों यानी चालू कीमत पर किया जाता है, जो प्रेजेंट में 2025 में मान लिया जाए किसी वस्तु का दाम जो रहता है वो 50 रुपया के हिसाब से रहता है, ठीक है ना, पर यूनिट। तो अगर इस प्राइस के आधार पर मापा जाता है तो उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। अब यहाँ बोला है कि नॉमिनल जीडीपी हमेशा अधिक होती है, बेस ईयर का जो जीडीपी होता है वो नॉमिनल जीडीपी की अपेक्षा कम होता है, यानी नॉमिनल जीडीपी अधिक होता है, ठीक है ना। किसके अपेक्षा, मान लिया जाए कि नॉमिनल मान लीजिए करेंट बेस पर मेजर किया जाता है तो किसी वस्तु का दाम जो है 2025 में 50 रुपया दाम है, 2025 में कितना दाम है, 50 रुपया। और यही चीज अगर हम बेस ईयर की बात करें 2011 में जो वही वस्तु का दाम जो है मात्र 10 रुपया होता है। तो कहने का मतलब है कि किसका जो है जीडीपी अधिक होगा, 50 रुपया वाला अधिक होगा कि 10 रुपया वाला अधिक होगा, तो 50 रुपया वाला अधिक होगा, जिसको हम करेंट ईयर का जो प्राइस बाजार कीमत पर माप रहे हैं। ठीक है, अगर हम बाजार कीमत पर जो है गणना कर रहे हैं बच्चों और वो वर्तमान वाला कर रहे हैं, चालू वर्ष के हिसाब से नाप रहे हैं, तो उसका दाम तो 50 रुपया है। और जो बेस ईयर है आपका 2011 है तो 10 रुपया है। तो निश्चित रूप से नॉमिनल जीडीपी का जो है वैल्यू जो होगा वो अधिक होगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि नॉमिनल जीडीपी हमेशा अधिक होती है, क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति भी जुड़ी रहती है। अब एक शब्द और आ गया है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब है कि बेस ईयर का जो है, हम बेस ईयर की बात करते हैं, वहां 10 रुपया था किसी वस्तु का कीमत, 10 रुपया, ठीक है, कितना था, तो 10 रुपया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग करेंट की बात करें, करेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 50 रुपया है। तो 50 रुपया है तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है 40 रुपया क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, 40 रुपया। तो 40 रुपया आपका मुद्रास्फीति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुद्रास्फीति कहलाएगा, जिसको मनी इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत में निरंतर वृद्धि होता रहे तो उस वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इसको भी जोड़ दिया गया, मुद्रास्फीति को भी, इसमें करेंट ईयर वाला में, नॉमिनल जीडीपी में, इसको हम क्या करें, करेंट वाले को नॉमिनल कर रहे हैं, ठीक है ना, और इसको क्या कर रहे हैं, तो रियल कर रहे हैं। तो नॉमिनल वाला में क्या होता है कि वह मुद्रास्फीति जो है, जो 40 रुपया है, वो इसमें इस 10 रुपये में जुड़ गया है, जिसके कारण जीडीपी अधिक हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि नॉमिनल में जो है मुद्रास्फीति यानी मनी इन्फ्लेशन को भी जोड़ा जाता है। अब यहाँ नॉमिनल जीडीपी उस साल के प्राइस पर निकाला जाता है जिस साल की जीडीपी आपको निकालना है, ठीक है ना। जिस साल का आप जीडीपी निकालना चाह रहे हैं उसी साल के प्राइस के हिसाब से निकालते हैं तो उसको नॉमिनल
कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉमिनल कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कुछ डेटा के आधार पर समझते हैं। मान लो 2011 में जो है पर पेंसिल यानी एक पेंसिल का कीमत जो है वो 5 रुपया रहता है, और मान लीजिए कोई कंपनी 20 पेंसिल जो है प्रोडक्ट करता है, तो इसका प्राइस कितना होगा? 20 पचे 100 होगा। ठीक है, ये नॉमिनल हम चूंकि 2011 के प्राइस के हिसाब से, अब 2012 के प्राइस कितना है? 6 रुपया है पर यूनिट, और 19 पेंसिल जो है उत्पादन हम कर रहे हैं, तो 19 छः का कितना होगा? 144। तो हम किसका माप रहे हैं? 2012 का। उसी तरह 2022 का देखते हैं। 2022 में पर पेंसिल कितना हो जाता है? 15 रुपया, और हम पेंसिल कितना उत्पादन कर रहे होते हैं? 14 रुपया। तो 15 गुनी 14 कितना होगा? 210 रुपया। तो देख रहे हैं ना कि नॉमिनल जीडीपी जो है 100 से 144, 144 से 126, 126 से 160, 160 से फिर 210 हो रहा है। निरंतर जो है जीडीपी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब जीडीपी बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह जीडीपी को हम नॉमिनल जीडीपी के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के प्राइस के हिसाब से जो है हम मेजर कर रहे हैं। 2011 में 5 था, 2012 में 6 था, 2020 में 7 था, 2021 में 10 था, 2022 में 15 था। तो प्रत्येक साल देख रहे हैं यहाँ कि प्राइस बढ़ते जा रहा है। 5 से 6 तो 1 रुपया यहाँ मुद्रास्फीति हो गया, 6 से 7 यहाँ 1 रुपया मुद्रास्फीति हो गया, 7 से 10 हो जा रहा है तो यहाँ 3 रुपया मुद्रास्फीति हो गया। ठीक है ना, 10 से 15 हो गया, यहाँ 5 रुपया। तो यहाँ मुद्रास्फीति भी जुड़ता जा रहा है, और हम प्रत्येक वर्ष की कीमत के आधार पर जो है अपने प्रोडक्ट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कीमत बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है, यानी जीडीपी भी क्या है? दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? निरंतर साल क्या होता है? जीडीपी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर दूसरे पढ़ने वाले हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है? जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष, तो आधार का मतलब होता है कि कोई भी अभी करेंट से पीछे हटना है, करेंट से पीछे हट करके हम 2011 के प्राइस का अगर जिक्र करेंगे तो ये मेरा क्या कहलाएगा? आधार वर्ष कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि स्थिर कीमतों पर की जाती है। इस आंकड़े विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को सही एवं अधिक वास्तविक स्थिति का स्पष्ट पता चलता है। अब बोल रहा है कि जब हम रियल जीडीपी को निकालते हैं तो प्राइस हम आधार वर्ष का लेते हैं। जब भी हम जीडीपी निकालते हैं रियल जीडीपी, तो किसका प्राइस लेते हैं? आधार वर्ष का। ठीक है, और प्रोडक्शन चालू वर्ष का लेते हैं। चलिए यहाँ प्रोडक्शन हम लेते हैं चालू वर्ष का, और कीमत लेते हैं बेस ईयर का, आधार वर्ष का। अब यहाँ पर जो है हम लोग डेटा देखते हैं, है ना। अब यहाँ जो है पर पेंसिल कितना है? 2011 में दाम कितना है? 5 रुपया। 2012 में कितना है? 6 रुपया। 2020 में कितना है? 7 रुपया। 2021 में है 10 रुपया। 2022 में है 15 रुपया। अब यहाँ जो प्रोडक्शन है 2011 में कितना हो रहा होता है? 20 प्रोडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नॉमिनल जीडीपी कितना हो रहा है? 100। फिर क्या है? 2012 में 6 रुपया था, तो नॉमिनल जीडीपी 100 जो है 144 होगा। सॉरी, यहाँ जो है अब यहाँ देख रहे हैं कि 114 है। उसके बाद 2020 में आप देखिए यहाँ पर कितना है? 126 है। यहाँ 2021 में देख सकते हैं 160 है, और 2022 में जो है 210 है। तो यहाँ नॉमिनल जीडीपी में आप देख सकते हैं कि बढ़ते हुए दिखा रहा है। अब यही रियल जीडीपी में देखिए, रियल जीडीपी में क्या होता है कि बेस ईयर हम मान लेते हैं 2011, और उस वक्त जो है पर पेंसिल कीमत रहता है आपका 5 रुपया। ठीक है ना। अब यहाँ पर 2011 का अगर हम रियल जीडीपी निकालना चाहेंगे तो 20 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, 100 हो गया। ठीक है, अब क्या है कि 5 को हम 19 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बेस ईयर का प्राइस ले रहे हैं और करेंट ईयर का जो है प्रोडक्ट को ले रहे हैं, यानी प्रोडक्शन को ले रहे हैं। तो करेंट ईयर में जो है 2012 में जो है 19 प्रोडक्ट को प्रोडक्शन किया जाता है, तो 19 पचे कितना होगा? 95 होगा। फिर अगर हम लोग मान लिया जाए 2021 का ले लेते हैं, तो 2021 में देखिए 15 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जा रहा है, 5 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा? 75 रुपये हो जाएगा। अगर हम लोग 2020 का लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 18 प्रोडक्ट को प्रोडक्शन किया जाता है, तो यहाँ देख रहे हैं कि रियल जीडीपी 18 पचे कितना होगा? 90 हो रहा है। फिर यहाँ पर 5 रुपये के हिसाब से अगर हम 2022 का प्रोडक्शन को लेते हैं तो 14 पचे कितना होगा? 70। तो रियल जीडीपी जो होता है वो घटता हुआ दिखाई देता है।
देख रहे हैं ना, यहाँ जो रियल जीडीपी है 100 से 95, 95 से 90, 90 से 75, 75 से 70 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो जीडीपी घटता हुआ दिखाई देता है। और जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना, बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इसी का कंफ्यूजन है। कुछ लोग जो है, अगर मान लिया जाए रियल जीडीपी पेपर में छप जाता है या न्यूज में चलाया जाता है, तो लोग बोलता है कि अरे ये देखो तो पिछले साल के अपेक्षा जो है हमारा जीडीपी कम हो गया। लेकिन उसको पता नहीं कि जीडीपी कितने प्रकार का है। अगर हम लोग नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बात करें तो 2022 में कितना 210 है ना। और अगर हम लोग रियल जीडीपी की बात करें तो कहीं ना कहीं 70 है। तो 210 और 70 के बीच कितना का डिफरेंस हो रहा है। तो लोग इसी का कंफ्यूजन हो जाता है, अरे जीडीपी का रेट तो घट गया। अरे भैया घटा नहीं है, वो किस हिसाब से मापा गया वो भी तो देखना पड़ेगा ना। रियल जीडीपी को शो कर रहा है कि नॉमिनल जीडीपी को शो कर रहा है, ये चीजें जो है कंपेयर करने की चीजें हैं। तो यहाँ पर नेता हो, विद्यार्थी हो, एक गृहिणी हो, उसको भी पता होना चाहिए कि जो जीडीपी को मेजर किया जाता है दो तरीके से किया जाता है। अगर नॉमिनल दिखाएगा तो बढ़ता हुआ दिखाएगा, अगर रियल दिखाएगा तो वो घटता हुआ दिखाई देता है। ये कंफ्यूजन दूर करना है, ठीक है। अब बेस ईयर किसको माना जा रहा है, 2011 को मान करके यहाँ पर कैलकुलेशन हमने किया है। अब जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी जो भी है, नॉमिनल जीडीपी मान लीजिए यहाँ पर आपका 210 है और रियल जीडीपी जो है यहाँ पर 70 है गुने 100। यहाँ पर हम 100 से इंटू करेंगे तो ये जीरो और ये जीरो काट दीजिए, 70 कितना हो जाएगा 21, है ना। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 0 0 0 70 21 3 3 और 100 को गुना करेंगे तो 300। डिफ्लेक्टर निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ देता है जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है। नॉमिनल जीडीपी का आपको डेटा दिया हुआ रहेगा, रियल जीडीपी का डेटा दिया हुआ रहेगा और आपको फाइंड आउट क्या करने के लिए बोलेगा, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर ज्ञात करने के लिए आपको बोलेगा, ठीक है। तो ये आज यही नेशनल इनकम खत्म होता है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।